हमने क्या देखा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन ने दिया हुआ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो पहला उसका अपन ये भी लिखे, है ना, लॉ क्या बोल रहा वो भी लिखे, कल ये लिखे लॉ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other object with definite force, and this force is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of distance between them। फिर उसके बाद में ये पूरा लिखा, ये फिगर निकाली, एंड देन जी की वैल्यूज, जी के बारे में भी जी के हिसाब से भी फॉर्मूला लिखा, और फिर जी का ये बोला कि जी का ऐसा यूनिट क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से आएगा ऐसा यूनिट वगैरह, हम डिस्टेंस क्या क्या वगैरह ये सारी चीजें। उसके बाद में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और फिर यूनिफॉर्म मतलब क्या, सर्कुलर मतलब क्या, ये हमने शुरू किया था। और उससे पहले केपलर के बारे में जो एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स अपना ऊपर का रह गया था, ये दो ब्लू बॉक्स और ये बॉक्स आज पढ़ लेंगे, ठीक है। जोहानस केपलर जो था 1571 में पैदा हुआ, 1630, एंड इज फ्रॉम जर्मनी। एस्ट्रोनॉमर था एंड मैथमेटिशियन, ही वाज नॉट फिजिसिस्ट, पढ़ रहे फिजिक्स में उसको। ही स्टार्टेड वर्किंग एज एन हेल्पर ऑफ द फेमस एस्ट्रोनॉमर, एक साइंटिस्ट के टाइचो ब्राही के पहले दिया था इन प्राग, असिस्टेंट करके काम शुरू किया उसने, उनका हेल्पर, है ना, छोटा बच्चा करके। आफ्टर दिस सडन डेथ ऑफ ब्राही इन 1601, Kepler was appointed as a royal mathematician in his place. Kepler used the observation of planetary position made by the Brahe to Bra बोलते हो pronunciation Bra, right, to discover his laws of planetary motion। क्या है, देखो तकदीर है अल्लाह ताला ने, एक स्टूडेंट को, हाथ के नीचे काम करने वाले को, आदमी को प्लैनेटरी मोशन का पहला इजाद करने वाला पहला साइंटिस्ट बना दिया, है ना। तो अल्लाह ताला किसकी तकदीर कहाँ पे कैसे लिखेगा नहीं मालूम, ठीक है। चलो, तो ये एक था, ये बताने का था, जर्मनी से था वो, राइट। और ये एक, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड द आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट व्हिच द टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी assumed to be concentrated। The center of mass is spherical object having uniform density at its geometrical center। The center of a semi object, सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, ये पढ़ने का अपने को, सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, ये पढ़ने का। देखो सेंटर ऑफ मास इसमें है ही नहीं, और अपने को मालूमात मांगता है उसके सेंटर ऑफ मास, क्योंकि 11th में 12th में बहुत आएगा, तो कई साइड में लिख के रखो सेंटर ऑफ मास, है ना। ये इसका पार्ट नहीं है अपने से, ज्यादा सिलेबस नहीं आएगा, पर सेंटर ऑफ मास मतलब क्या अपन देखेंगे। देखो ये अपन एक स्फीयर लिए, है ना, गोल स्क्वायर लिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसा आएगा। फिर ये रॉड लिए एक छोटा, सॉरी इसमें एक ऑब्जेक्ट्स निकाल रहा हूँ सारे, अरे क्लिक ही नहीं हुआ, है ना, गलत हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, है ना, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, देखो मैं अलग अलग फिगर निकाला, ये एक ऑब्जेक्ट है अपने पास। उसके बाद में ये एक है, उसके बाद ऐसा एक है, उसके बाद क्या सिलेक्ट क्यों हो रहा भाई, सिक्योर तब भी तेरा ऐसा है ना। ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट है, देखो 1 2, इसको नंबर देता हूँ 6 तो है, ये अलग अलग चीजें क्या कर दी हमने बनाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब ये पट्टी है ना, लोखंड की, सब सारा लोहे का है, लोखंड का, सारा लोहे का। यहाँ पे बीच में उंगली रख के अपन इसको बैलेंस कर सकते हैं ऐसा बराबर, उंगली पे रख के बराबर, उंगली पे, फिंगर पे रख के ऐसा बराबर बैलेंस होगा कि, यस नो बोलो। यहाँ पे मैंने ऐसी उंगली रखा, तो उसके बराबर में बैलेंस, ज्यादा हेवी नहीं है, हल्का है रॉड, इसको बैलेंस कर सकता क्या मैं, कर सकता कि बोलो, कर सकते ना। इसमें अपन स्केल लेते ना, स्केल लेके करते नहीं करते, अरे भाई स्केल अपनी प्लास्टिक की पट्टी ऐसे समझो, उसको उंगली ऐसे रखे तो दोनों तरफ से बैलेंस हो जाती, कर सकते ना। हाँ, तो एक हुआ एक एग्जांपल। मैं क्या समझा रहा, सेंटर ऑफ मास का मतलब समझा रहा है ना, इसको भी बैलेंस कर सकते हैं,
बॉल ऐसा हाथ में लेके घुमाए और उसको ऐसा पकड़े तो इसको भी बैलेंस करते हैं, 1 नंबर को भी बैलेंस कर सकते हैं, 2 नंबर को, 3 नंबर को बैलेंस कर सकते हैं क्या? 3 नंबर की फिगर, इधर क्या है, वेट ज्यादा है, देखो इधर एक तरफ वेट ज्यादा है राइट हैंड साइड को, तो 3 नंबर को बैलेंस कर सकते हैं क्या? क्या करना पड़ेगा 3 नंबर को? अगर बैलेंस कर सकते तो पहले यस नो पहले बोलो। 3 नंबर को नहीं कर सकते, 3 नंबर को बैलेंस नहीं कर सकते, धनश्री बोली नहीं कर सकते, सानिया नहीं बोली, मलिया नहीं बोली, सब कर सकते हैं, पर क्या करना पड़ेगा, उंगली कहाँ रखना पड़ेगी, ये साइड में लेनी पड़ेगी, है ना? आप देखो करके, क्या करो, स्केल लो, लो स्केल, चलो जल्दी से करो, स्केल लिया गया है क्या? स्केल देखो, थोड़ी देर रुकता मैं, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग। स्केल लिया के बोला कोई तो भी, चलो वीडियो अपना वीडियो ऑन करो, स्केल अगर हाथ में है तो, स्टील की रहेंगी तो बहुत भारी काम, स्टील की रहेंगी तो बहुत भारी काम, और जिसके पास है वो अपना वीडियो ऑन करो और वो रखो, उंगली पे बैलेंस करके दिखाओ मेरे को, सबको दिखेगा ना, वीडियो ऑन करो, किसी के पास है स्केल, कोई भी ले लो, पट्टी ले लो, लकड़ी ले लो, कुछ भी चलेगा, उंगली पे जो बैलेंस हो सकता है ऐसा कुछ भी चलेगा, स्केल चलेगा, प्लास्टिक का चलेगा, 1 फीट का चलेगा, आधा फीट का भी, वो जो अपना 6 इंच का रहता है, किसके पास है? फैजा के पास है, चलो ले फैजा चालू करो। ये तो अपना एक वीडियो किसने किया, वीडियो चालू तो किया, किसने किया समझ में नहीं आया मेरे को। अच्छा फैजा के पास, माइक के पास भी है, ठीक है, 1 मिनट रुको, माइक का करते हैं, 1 मिनट रुको, माइक का फैजा बंद करो, 2 मिनट, फैजा 2 मिनट वीडियो बंद करो, माइक का लेते प्लीज, फैजा आपका वीडियो बंद करो प्लीज, एक एक करके लेते हैं। देखो दिखाई दे रहा है क्या सबको? हैंड रेस करके बोलो, माइक का वीडियो दिखाई दे रहा है क्या सबको? यस, वेरी गुड, थोड़ा दूर पकड़ो मालिया माइक, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर, दूर मतलब ये है, हाँ दिखना चाहिए ऐसा, बराबर बैलेंस कर, देखो बराबर बैलेंस हो रहा है ना? तो अब ये जो उंगली है ना, ये इसका जो पॉइंट जहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ये जहाँ पे बैलेंस हो रही है ना उंगली, पूरी पट्टी का मास जो है ना वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए वो बैलेंस कर पा रही है उसको। आप क्या करो, एक साइड में ना इरेजर रखो, इरेजर है ना, एक साइड में रखो इरेजर, एक साइड में कहीं तो भी इरेजर रखो और फिर बैलेंस करने की कोशिश करो, मतलब ये वाली 3 नंबर वाली सिचुएशन बनाओ। क्या बात है, वेरी गुड यार, ये तो एक नंबर काम हो गया। हाँ, अभी एक साइड में इरेजर या शार्पनर, कुछ भी जो भी है आपके पास, इरेजर शार्पनर कोई भी एक साइड में रखो, स्केल के एक साइड में, स्केल के एक साइड में रखो। सबको दिखाई दे रहा क्या? सबको दिखाई दे रहा क्या? हाँ वेरी गुड, रखो। अब उसको नहीं, एकदम साइड, इतने नजदीक नहीं, दूर दूर, एज पर, एज पर, और ज्यादा। अब देखो कहाँ पे बैलेंस करना पड़ रहा है उसको, दूसरी उंगली लगाई उसने, उधर बैलेंस, उंगली इधर हटाओ, किधर बैलेंस हो रहा है देखो, किधर बैलेंस हो रहा, बैलेंस की पोजीशन सेम है क्या अलग है? इरेजर थोड़ा हाँ गिर जा रहा देखो, है ना? हाँ, तो वहां पे बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस कहाँ पे होगा, उसकी पोजीशन, बैलेंसिंग की जो पहले पोजीशन थी वो अलग देखो। हाँ, अब पहली उंगली निकाल दो थोड़ा सा बराबर, हाँ उंगली इरेजर की तरफ लो, देखो बैलेंस हो रहा हो, राइट? हाँ, अभी उसको क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल और ये सारा सारा करने में दिक्कत हो रही है। और नजदीक लो, इरेजर के नजदीक लो, इरेजर के नजदीक उंगली रखो, नहीं गिरेगा, इरेजर के नजदीक, इरेजर साइड में रखो, उंगली इरेजर के करीब लो, इरेजर नहीं, इरेजर और एज की तरफ लो, हाँ सही है, और उंगली थोड़ी सी इरेजर की तरफ, देखो बैलेंस हो जाएगा। इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ देखो पहला कहा था वो जो उसका स्केल का जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, वहां पे बैलेंस होता था, देखो अभी थोड़ा सा इरेजर की तरफ बैलेंस हो रहा है, और ज्यादा अगर दूसरा कुछ और रखेंगे, इसके इरेजर के ऊपर और एक आधा इरेजर या फिर और कुछ रखेंगे तो और किधर उंगली सरकाना पड़ेगी, तो वेट किधर ज्यादा है, इधर देखो, उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में वेट ज्यादा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मास क्या हो रहा, तो मास, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, तो जिधर मास, टोटल बॉडी का मास जिधर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, है ना? इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। देखो देखो है कि नहीं, पूरे स्केल में किधर शिफ्ट हो गया उसका मास, इट हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स दी एक्स्ट्रा मास जो ऐड किए ना उधर शिफ्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, आप अपना अपना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं अभी, है ना? अपना अपना घर पे इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, क्या बात है, वेरी गुड, सेंटर ऑफ मास एकदम अच्छे से समझ। अब ये जो हमने देखे थे, अब मैं शेयर करता स्क्रीन, हमने जो सारी चीजें देखी थी मैंने बताया, चलो बंद कर दो वीडियो, समझ में आ गया ना? सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंटर, द सेंटर ऑफ मास इज एन ऑब्जेक्ट
is the point inside the outside the object, कहीं पे भी हो सकता है, at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. लिखो center of mass की definition लिखो. Center of mass on an object is the point inside or outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. लिखो assumed to be concentrated. Center of mass की definition लिखे. The center of mass of an object is the point inside or outside object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. अभी आउटसाइड कैसा बोले उन्होंने, इनसाइड भी रह सकता है आउटसाइड भी रह सकता है. अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल बोलता हूँ. ये लिखे क्या, लिखे तो हैंड रेस करो, लिखकर हो गया सेंटेंस तो हैंड रेस करो तो मेरे को समझ में आएगा. सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखो. चलो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन जिसने लिखा वो हैंड रेस करके बोलो हो गया करके. सानिया का हो गया, धनश्री का हुआ, सबा का हुआ. फैजा का हो गया, महक और मलिया, महक और मलिया बाकी है. मलिया का हो गया. चलो सबका हो गया. अब मैं आगे का सवाल पूछता हूँ आपको. अब वो आउटसाइड कैसा बोला. चलो आउटसाइड देखते कैसा है. एक अपन एक खेलते ना ये, अरे भाई ये रिंग खेलते ना, रिंग रबर की रिंग खेलते ना, थ्रो करते हैं अपन. ये इसको उंगली पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. इसको उंगली पे, एक उंगली पे कहीं पे उंगली लगा के इसको रख सकते कैसे, एक पॉइंट पे कहीं पे भी. इसको कहीं पे भी एक पॉइंट पे कहीं पे भी कर पाएंगे क्या. नहीं, इधर उंगली रखे तो इधर गिर जाएगा, नहीं कर पाएंगे. क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास का है. देखो यहाँ पे मैं जो ये सेंटर ऑफ मास का है इसका, ये जो ब्लू बता रहा ना मैं, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास. हाँ यहाँ पे अगर उंगली रख पाएंगे आप, यहाँ पे तो उंगली रखते नहीं आती, अंदर चल जाएंगे. तो क्या है, बॉडी के आउटसाइड है. देखो ये आउटसाइड, आउटसाइड है. सेंटर ऑफ मास कभी कभी क्या रहता है, बॉडी के अंदर नहीं रहता, बॉडी के बाहर भी रहता. तो इट इज आउटसाइड द बॉडी, ये बोल रहे हो. ठीक है, ओके, वेरी गुड. सेंटर ऑफ मास कभी कभी आउटसाइड रहता, कभी कभी इनसाइड रहता. तो वो आपने जो बताया वो इनसाइड था. अब ये रिंग वगैरह ऐसी रहेंगी तो इसको डोनट बोलते. वो जो शेप था उसको, जैसा सर्कल है ना, सर्कल हो गया, फिर रेक्टेंगल हो गया, स्पीयर हो गया, है ना, कोन हो गया, वैसा ये जो मैंने अभी निकाला था उसको डोनट बोलते. 3 डायमेंशन को डोनट बोलते हैं. डोनट को अपन बेकरी का प्रोडक्ट बोलते हैं, एक्चुअली उसका नाम डोनट है. अभी अगला पॉइंट, द सेंटर ऑफ मास, the center of mass of a spherical object having uniform density. स्पीयर का कहाँ आएगा, सेंटर पे आएगा. सही, सॉरी, स्पीयर अगर रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास का आएगा, सेंटर पे आएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा. सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज इट्स सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड मतलब जहाँ पे सेंटर रहता वहीं पे अगर सेंटर ऑफ मास आया तो उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं. सेंटर ऑफ मास अगर सेंटर में आता है, दो चीजें, सेंटर और सेंटर ऑफ मास, ये दोनों अगर एक जगह पे आ गए तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं. सेंटर ऑफ मास और सेंटर अगर एक जगह पे आ गया तो उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं. जैसे सर्कल का कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा, है ना. ये आपने रॉड लिए तो उसका कहाँ आएगा, बराबर सेंटर में आएगा, तो इसको सेंट्रॉइड आ गया. सर्कल का भी यहाँ पे आएगा, स्पीयर का भी आएगा, पर डोनट का आएगा क्या सेंट्रॉइड, नहीं. उसको सेंट्रॉइड है क्या, नहीं है, नहीं है सेंट्रॉइड, तो इसमें सेंट्रॉइड नहीं आएगा. राइट, हाँ. सो दैट इज व्हाट थोड़ा सा उन्होंने बताया. चलो ठीक है, अपने को चाहिए मेन सिर्फ सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, वो समझ में आ गया. सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, वो समझ में आ गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कल आपने जो आधा देखा था और प्रॉब्लम्स आ रही थी करके छोड़ दिया था, वो देखते हैं. आंसर कौन सा वाला. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स. इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी थी पर वो वापस क्या लिखी थी वो सब भूल जाओ. मतलब भूल जाओ मतलब ठीक है, रिपीट कर लीजिए.
यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक जैसा कांस्टेंट, सर्कुलर मतलब गोल घूमने वाली, मोशन मतलब मोशन, राइट? उसके बाद में मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने को मालूम है सेंट्रीपिटल सर्कुलर जो रहेगा गोल घूमने वाला, और सेंटर की तरफ जो अट्रैक्ट होता है गोल घूमने वाला। हाँ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की अपने डेफिनेशन वापस लिखे थे कल। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड एंड towards directed towards the center of the circle is called as, लेकिन आपने कल object, a force acting on an object moving in a circle with constant speed and directed towards the center of the circle is called as centripetal force. कल ये डेफिनेशन लिखे थे क्या? जिन्होंने नहीं लिखे वो लिखो। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, a force which is acting on, a force acting on an object, a force acting on an object, ये फोर्स सिर्फ यहाँ पे लिखने का, a force acting, कंसीडर की जगह पे a force acting on an object moving in a circle with constant speed directed towards the center of the circle is called as centripetal force, is called as centripetal force। कल लिखे थे क्या? नहीं लिखे तो अभी लिख दो, is called as centripetal force। हो गया? नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अपन, डेफिनेशन अपन लिख दिया, मैं वापस पंखा को लिखता हूँ। Force acting on an object moving with constant speed and directed towards the center of the circle is called as centripetal force। Done? Okay? सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन हमने लिख दिया, लिखा नहीं लिखा? सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन, वेरी गुड, इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे अभी लिखने, अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखने का, ये अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखने का है ना, फॉर्मूला भी लिखने का और दो चार फॉर्मूले लिखने का। अपने देखो स्पीड का, ये डिस्टेंस, वो सारे फॉर्मूले चल है ना, ये एफ वगैरह सारा सारा है ना, ये वो सारा चीज लिखने की अपने। अब ये सारी चीजें इसको बोलते हैं एक्चुअली, इसका डेरिवेशन बोलते हैं इसको, फिजिक्स का डेरिवेशन। जैसा मैथमेटिक्स अपना ज्योमेट्री में क्या रहता है, ज्योमेट्री में प्रमेय बोलते हैं उसको, या फिर थ्योरम बोलते हैं ना, थ्योरम। हाँ, ज्योमेट्री में थ्योरम रहती है, इसमें सेंटेंस और मैथमेटिकल स्टेप्स दोनों मिलकर लिखा जाता है, सेंटेंस और मैथमेटिकल स्टेप्स दोनों मिलकर। वैसा फिजिक्स में जो ऐसा रहता है, ये सेंटेंस और मैथमेटिकल स्टेप जो मिलकर लिखे जाते हैं उसको उसको डेरिवेशन बोलते हैं, डेरिवेशन, DARI। तो अपन एक डेरिवेशन निकालने वाले, क्या डेरिवेशन है अपने को प्रूव करने का है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये प्रूव करने का है। कौन सा फोर्स? न्यूटन्स फोर्स। ये जो फोर्स है ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, ये प्रूव करने का आपने। प्रूव दैट, प्रूफ आते ना है ना, प्रूव दैट क्या, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लिखो प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स चलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को, क्योंकि दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक तरीके का सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। प्रूव दैट centripetal force is proportional to inversely proportional to square of radius of circle, right? Right, ये question prove that centripetal force is inversely proportional to square of, ये हम लिखने का।
अब ये जब लिखते हैं अपन तो क्या करने का, इसको डेरिवेशन बोलते हैं। डेरिवेशन में वो सारी चीजें आती है, फिगर भी आती है, पर अभी इसमें फिगर दिए नहीं। पर कंसिडर एन ऑब्जेक्ट is moving in a circular orbit, राइट। कंसिडर लिखने का आपको पूरा आंसर लिख रहे का आंसर, वो उसका पूरा इसका जवाब लिख रहे है ना। अभी लेट m is equal to mass of object v, velocity of object v बराबर v किसके नीचे आने वाला था, m के नीचे आने वाला था, बराबर एकदम है ना। v बाद में r is equal to radius of सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। देखो इतनी सारी चीजें अपने को जो जो सिंबल यूज करें ना, टी और क्या लगेगा, टी और एफ, टी लगेगा एफ लगेगा, टी और एफ। कैपिटल अपने को मालूम है क्या है, कैपिटल टी इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक चक्कर मारने के लिए, बराबर ना, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। कौन से सिंबल यूज करें सारे लिखेंगे अपन। और के क्या, फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट लिख देंगे सीधा सीधा, बाकी क्या जरूरत है अपने कांस्टेंट। ठीक है, चलो ये हो गया, दिस इज ओवर, राइट। देखो क्या हो गया, देखो क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर लिख रहे हैं अपन। क्वेश्चन को मैं क्या करता, थोड़ा सा उसका कलर चेंज कर देता, क्वेश्चन का कलर चेंज करेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा समझ में आता, राइट। तो यहाँ से आंसर लिख रहे हैं हम, आंसर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसा समझो। आंसर लिखना शुरू करें, कितने अच्छे से लिखिए। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग, consider an object is moving in a circular orbit, let m is equal to mass of object, v is equal to velocity of r radius of blah blah blah, हो गया। सो क्या आगे क्या, सो इसमें सेंट्री, अगला पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स is given by centripetal force given by F is equal to m, एक मिनट इसमें इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा, पर अच्छे बनाएंगे, एकदम अच्छा लिखेंगे। m इसके बाद v स्क्वायर अपॉन r। इक्वेशन नंबर 1, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद रखें, mv स्क्वायर अपॉन r। ये अपने को 12वीं में पता नहीं कहाँ तक लगेगा ये। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। पहला इक्वेशन इधर दिया उन्होंने, पहला इक्वेशन है ना, इधर दिया F is equal to, then it shows that force is equal to F is equal to mv square upon r, right। Now the planet is revolving around the sun
इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, द प्लैनेट इज, वापस ज्वाइन करने का 10 मिनट बाद, द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन का एस कैपिटल आएगा, सन इन ए सर्क्यूलर ऑर्बिट, राइट, है ना। और उसके बाद में उसका वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज गिवन बाय, वेलोसिटी कैसी दी गई, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने को मालूम है क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अपने को मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी मतलब क्या आता है आपने को मालूम है क्या, वेलोसिटी इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, राइट। इन्होंने क्या लिखे देखिए, अगर डिस्टेंस लिखे तो हमको डिस्टेंस, राइट, बराबर, डिस्प्लेसमेंट चाहिए पर ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है क्या। इक्वेशन नंबर 2 बराबर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो v इज इक्वल टू, देयरफॉर v की कीमत कितनी आ रही बोलो, v वेलोसिटी, v डिस्टेंस कितना आता, टोटल चक्कर मारेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई, सही है क्या। टू पाई, राइट, और टाइम कितना, टाइम t, इनको समझ में आ रहा है क्या, इसको निकाल देता मैं इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे, देखो समझ में आ रहा है क्या, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया मैंने, मेरे को वेलोसिटी का फार्मूला मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टोटल सर्कल जब पूरा होता तो डिस्टेंस कितना होता, एक सर्कल पूरा, एक सर्कल जब पूरा होगा तो डिस्टेंस कितना होता, एक सर्कल अगर पूरा होगा तो 2 पाई डिस्टेंस होता, एक सर्कल पूरा होगा तो 2 पाई, अपने को मालूम है एक सर्कल मतलब 2 पाई, याद रखिएगा, एक सर्कल मतलब 2 पाई, डिस्टेंस कितना ही है, सर्कम 2 पाई आर है, पर यूनिट सर्कल आर इज इक्वल टू 1, सर्कमफरेंस 2 पाई, सो 2 पाई हो गया, और एक चक्कर पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, तो टी आ गया, 2 पाई बाई टी, इक्वेशन 2 आ गया, तो वी स्क्वायर क्या आएगा अभी, वी स्क्वायर की कीमत क्या, क्यों वी स्क्वायर, क्योंकि मेरे को इधर वी स्क्वायर डालने का है ना, तो वी स्क्वायर डालने का मेरे, तो वी स्क्वायर की कीमत निकालता हूँ, राइट, वी स्क्वायर की कीमत निकालता हूँ, वी स्क्वायर की कीमत क्या आएगी इस बेसिस में, या इसको भी मैं क्या करता, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता नहीं, इक्वेशन नंबर 2 वी स्क्वायर को बोलता, क्योंकि मेरे को वी स्क्वायर चाहिए मेन, है ना, वी स्क्वायर चाहिए, वी स्क्वायर की कीमत क्या आएगी बोलो मेरे को, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा 4, राइट, 4, पाई का क्या होगा, पाई स्क्वायर, सही है क्या, पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और टी का भी क्या होगा, टी का भी क्या होगा बोलो, स्क्वायर हो जाएगा ना, सारे का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये इसको मैं 2 नंबर बोलता हूँ, फिर मैं भी लिखता हूँ इसको इक्वेशन 2, क्योंकि मेरे को वी स्क्वायर चाहिए, ऊपर वी स्क्वायर है ना, मेरे को सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन, ये उसमें एफ का वैल्यू, मैंने एफ का इक्वेशन लिखा और फिर वी का निकाला, और वी का मेरे को वी स्क्वायर चाहिए, तो वी स्क्वायर मैं अभी उसमें लिखता, किसमें, एक नंबर इक्वेशन में वी स्क्वायर की कीमत लिखता, तो वो वैसे ही लिख दिया मैंने, एफ ले लिया वैसे, है ना, एफ लिया, मेरे को क्या सब्स्टिट्यूट करने का, ये वी स्क्वायर की जगह पे मेरे को दूसरा ये पूरा चाहिए, है ना, वी स्क्वायर की जगह पे ये चाहिए, तो वी स्क्वायर की जगह पे ये लिख दिया मैं, देखो 4 पाई स्क्वायर, अभी टी स्क्वायर यहाँ ऊपर तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर, राइट, देखो समझ में आ रहा है क्या, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट है, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, एफ इज इक्वल टू 4 एम इंटू 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया देखो तुम्हारा यहाँ पे, देखो एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर, आ गया क्या, राइट। अब इसको मैं क्या करता हूँ अलग से, वापस इसको क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे आप, अच्छे से मतलब क्या, अच्छे से मतलब सिर्फ, हाँ, देखो 4 पहले ले लिए, ऐसे 4 निकल गया, राइट, ये टी स्क्वायर जो है ये इसको यहाँ से हटा देंगे, राइट, तो 4 एम पाई स्क्वायर
4 m पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर इधर आ गया, राइट, अपॉन आर, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया अपन इसको एक ब्रैकेट में लिख दी ये पूरा। क्यों? तो क्यों सोचते, क्यों क्यों बोलते, क्यों क्यों अभी वो देखते, एक एक ब्रैकेट में आ गया, और क्या दूसरा क्या, इनटू इनटू 1 अपॉन, सॉरी गलत हो गया, ठीक है, इनटू इनटू क्या, अभी वापस लिखता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि टाइपिंग मेरे को बहुत इधर उधर से उठा के उधर कॉपी करो, इक्वेशन लिखो, है ना। चलो फिर करना तो है ही, पक्का छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, लगा तो भी चलेगा। हाँ, क्या बचा बोलो, 1 अपॉन टी स्क्वायर, सही है क्या, 1 अपॉन टी स्क्वायर बचा क्या, क्या करें, सिर्फ 1 अपॉन टी स्क्वायर को अलग लिख दी, एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 4 m पाई स्क्वायर अपॉन आर, और 1 अपॉन टी स्क्वायर को अलग लिखे थे, है ना, और आर क्या हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर और ये क्यूब हो गया, आर क्यूब, है ना, आर क्यूब, अभी आर क्यूब डाल देंगे अपन, आर क्यूब यहाँ पे इसका आर क्यूब कहा गया, आर क्यूब लिखने का रहेगा ना, ये 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर का कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, सही है क्या, समझ में आ रहा क्या, देखो आर स्क्वायर, अभी आर डाल दिया, है ना, आर स्क्वायर, अभी कितना हो जाएगा फिर ये आर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, देखो मैं तो वापस समझाता हूँ, आर क्यूब, ठीक है, तो ये टी स्क्वायर, ये आर, एफ के इसमें सब्स्टिट्यूट किया गया, तो ये वापस अलग, किसको अलग रखे उन्होंने, आर क्यूब और टी क्यूब को, ये इसको, वापस वापस समझते हैं, ठीक है, चलो वापस एक बार स्टार्ट, क्या है, क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सवाल है, तो शुरुआत करें, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, फिर जो सिंबल यूज करने वाले वो लिख दिए, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, आर क्या है, रेडियस ऑफ, टी क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की कांस्टेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला याद रखने का, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और फिर बाद में प्लैनेट इज मूविंग इन सर्कल, सर्कल में घूम रहा है सन के अराउंड, उसकी वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 2 पाई आर, बराबर ना, डिस्टेंस कितना 2 पाई आर, डिस्टेंस 2 पाई आर, टाइम कितना टी, तो 2 पाई आर का वी स्क्वायर लिया, वी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, सही है, अब टी का स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, तो 4 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट क्या, इक्वेशन 2 in 1, सब्स्टिट्यूट कर दिए, हो गया, तो एफ की जगह पे क्या है, वी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, वी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, देखो वी की जगह पे एफ इज इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, और आर का स्क्वायर ऊपर वाला नीचे आएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, ऊपर एम बी स्क्वायर अपन आर, वो आर और ये आर क्यूब हो जाएगा, राइट, अब इसमें से क्या किए, सिर्फ आर स्क्वायर और टी स्क्वायर, आर क्यूब और टी स्क्वायर को अलग रखे, और बाकी सारे एक जगह पे कर दिए, तो 4 m पाई स्क्वायर आर और आर क्यूब और टी स्क्वायर को अलग कर दिए, क्यों, 4 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट रहेगा, पाई कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट रहेंगी घूमने वाली, तो वो चेंज, सॉरी ये अलग हो गया यहाँ, है ना, 4 m पाई स्क्वायर, ये गलत हो गया इनका, बोला ऐसा क्या हो,